हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रिया के बारे में एंड बहुत शॉर्ट टाइम में हम इसे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे जो है आप डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, एचसीयू हो, या फिर सीयू सीईटी हो, या फिर अनदर किसी भी एमएससी केमिस्ट्री के लिए जो इंट्रांसेस होते हैं उनमें जिनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बिना देर की अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बिना देर की चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे है केमिकल इक्विलिब्रिया। हम वही इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रिया। तो ये होता क्या है, जस्ट लाइक अगर आप माने कि आपकी एक रिएक्शन हो रही है, ए से जो है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे क्या होता है, बी जब आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो बी प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद फिर से वो रिएक्शन करके जो है आपको ए रिएक्टेंट मिल जाता है। ओके, यानी ए से जो है आपका यहाँ पे बी गया, लेकिन उसका क्या होता है, बी से आपका ए भी फॉर्म हो गया। फिर क्या होता है, फिर से ए से बी की ओर गया, फिर से बी से ए की ओर गया। यानी अगर मान ले कि ए अगर आपका 10 था, 10 से क्या हुआ कि यहाँ पे एक मोल इसका 10 मोल थे, हमारे 10 मोल से एक मोल रिएक्ट करके यहाँ पे 1 मोल बन गए। ओके, क्या हुआ, अब ये 1 मोल फिर से वापस आया। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा, जब ए के जो है ए एंड बी के जो 5 मोल इसके ही बच जाएंगे एंड 5 मोल इसके ही बच जाएंगे। यानी ये जो है फर्स्ट में जो है कुछ रेट से ए से बी फॉर्म कर रहा था एंड कुछ रेट से बी से ए आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। लेकिन एक टाइम पे क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आपका अगर ए से बी फॉर्म हो रहा है, अगर उसे हम आर फॉरवर्ड माने एंड बी से जो ए फॉर्म हो रहा है उसे हम आर बैकवर्ड माने, तो ए से बी एंड बी से ए की जो फॉर्मेशन है वो इस कंडीशन में जो है इक्वल हो जाएगी। यानी लगभग जो उसकी स्पीड है वो सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उस केस में क्या है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें इस तरीके से अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, ये ए की कंसंट्रेशन है एंड ये बी की कंसंट्रेशन है एंड यहाँ पे ए जो है रिएक्शन कर रहा है एंड उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है एंड इसी तरीके से बी रिएक्शन कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो एक टाइम पे क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे एंड उसके बाद क्या होगा कि जो ए से बी की जो फॉर्मेशन की रेट है वो इक्वल हो जाएगी एंड आपका बी से ए जो है वो भी आपका इक्वल हो जाएगा एंड दोनों का रेट जो है इस केस में आपका इक्वल हो जाएगा एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस बोलते हैं। तो जब यहाँ पे क्या होता है, ए टू बी एंड बी टू ए का जब फॉर्मेशन होते रहता है तो उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम उसे कहते हैं। तो उम्मीद आपको ये बातें समझ आई होंगी। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जिनसे जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में जो 12 में पढ़ा होगा। वहाँ पे क्या होता है, मैं लिटरेचर पॉइंट पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं लिटरेचर पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अगर एक रिएक्शन जा रही है इस तरीके से और यहाँ से लेफ्ट टू राइट अगर जा रही है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है, उसे हम अगर आर एफ माने, यानी कैपिटल आर एफ, एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अगर आपकी आ रही है तो उसे हम आर बैकवर्ड माने, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, जो आर फॉरवर्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारा रिएक्टेंट ए है एंड उसका पावर हो जाएगा उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू बी इनटू उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो पावर में चला जाएगा एंड यहाँ पे क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से। एंड जब प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो उस केस में एक कांस्टेंट आता है, उसे हम यहाँ पे K1 से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली जो R बैकवर्ड होता है उस केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं। एंड यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी इस तरीके से हम हटा देंगे इसे हम, तो ये K2 चला आएगा। तो इन आर एफ का वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं एंड आर बी का जो है वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट मैं यहाँ पे एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा, जब अट इक्विलिब्रियम अगर हम मान लें ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे हो गई, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ उस टाइम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कि अट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आपका इस केस के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए आपका यहाँ पे रिएक्शन क्या था, K1 इंटू यहाँ पे ए इंटू ए concentration of A to the power small a, concentration of B to the power small b, एंड बैकवर्ड के लिए आता C to the power C, D to the power D। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, K1
इंटू ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी एंड K2 इज इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से। ये आपने इक्वेशन लिख दिया C टू द पावर C एंड D टू द पावर D। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे हम लेते हैं K1/K2 कर देते हैं, यानी इस K2 को हमने यहाँ पे ले आया एंड C कंसंट्रेशन जो था एंड B को हमने जो C कंसंट्रेशन था एंड AB को हमने नीचे ले आया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं K1/K2 इज इक्वल टू हमारा ये आने वाला है CD/AB आने वाला है। ओके, एंड इस जो K1/K2 को रेशियो को बोलते हैं हम KC से दिखाते हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, इसे KC से डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो KC की जो वैल्यू होती है वो आपके हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर C एंड D जो भी एंड डिवाइडेड बाय A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B। तो ये हो गया आपका KC। तो उम्मीद आपको ये KC प्रूफ समझ आया होगा एंड KC की क्वेश्चन आप याद रखेंगे बिकॉज इससे भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखे गए हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है केसी की यूनिट क्या होती है, केसी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होती है, मोल पर लीटर। अब इसी इक्वेशन को आप अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म में अगर लिखना चाहें तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में जो होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C एंड D टू द पावर D एंड P A टू द पावर A एंड P B टू द पावर B। ये होता है आपका पार्शियल प्रेशर के टर्म में। ठीक है, ये आप होता है आपका पार्शियल प्रेशर के टर्म में। अब ये तो हमारी बातें हो गई, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कुछ रिलेशंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे आपको रिलेशन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा होगा कि Kp इज इक्वल टू KC इंटू आर टू द पावर डेल्टा NG। जो Kp होता है वो KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा NG होता है। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि Kp एंड KC में क्या यहाँ पे रिलेशन होगा जब आपको एक रिएक्शन दी हुई है एंड उस केस में आपको यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाएगा जब आपको डेल्टा NG वहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। Kp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से, या फिर Kp की वैल्यू क्या होगी जब आपको डेल्टा NRT इस तरीके की जो टेम्परेचर आपको दी हुई होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो Kp इज इक्वल टू KX इंटू P टू द पावर डेल्टा NG आपका इस केस के लिए आता है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तो जो डेल्टा NG होता है ना वो होता है आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट में कितने मोल है गैसियस के, क्या बोला मैंने, गैसियस के कितने मोल है माइनस रिएक्टेंट के कितने मोल है, उन्हें ही बस माइनस किया जाता है। गैसेस के अलावा और किसी को नहीं लिया जाता है, ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड को, ओनली फॉर गैसियस को लिया जाता है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे सिंपली यहाँ अगर Kp एंड Kx के बीच में रिलेशन की हम बात करें तो हमारा ये होता है। एंड यहाँ ओवरऑल बात करें तो Kp इक्वल क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू KC इंटू आर टू द पावर डेल्टा NG। एंड इससे हम लिख सकते हैं Kp इक्वल टू, यहाँ पे हम कह सकते हैं Kx इंटू P टू द पावर डेल्टा NG। यानी हमने यहाँ पे KC एंड Kx के बीच का भी जो है हमने यहाँ पे रिलेशनशिप हमने यहाँ पे निकाला है। ये हमारा इसके बीच का रिलेशन हो जाएगा इस केस के लिए। तो उम्मीद आपको ये रिलेशन समझ आए होंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कभी कभार जो है रिएक्शन में एसिडिटी एंड बेसिसिटी निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। अब उस केस में आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं इसका आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है HA दिया हुआ है, ठीक है, HA आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है एंड आपको उस केस में क्या करना है, एक रिएक्शन दिया हुआ है कि वो ब्रेक हो रहा है आपका H प्लस एंड A माइनस में। तो उस केस में पूछा जाएगा कि आपका जो है उस केस के लिए आप बताइए pH क्या होगा, ठीक है, या फिर पूछ दिया POH क्या होगा। अगर बेस होगा तो यहाँ पे मैंने HOH नहीं, मैंने HA लिया है तो एसिड के लिए बता रहा हूँ, तो आप बेस के लिए भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A था, तो उस केस में H प्लस एंड A माइनस बोथ आर 0। बट एट टाइम T, जब टाइम T क्रॉस हो जाता है तो उस केस में हम मान जाते हैं कि यहाँ पे A से जो है A माइनस A अल्फा जो है यहाँ पे डिक्रीज हो गया। याद रखेंगे, A माइनस A अल्फा डिक्रीज होता है, इतना डिक्रीज हो गया तो फॉर्म क्या हुआ, A अल्फा इंटू A अल्फा आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि जितना डिक्रीज हुआ उतना ही आपका यहाँ पे प्रोडक्ट में फॉर्म होने वाला है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो A अल्फा के बराबर हो गई। यानी आपको जो है वहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई होंगी, जस्ट लाइक 1 मोल दी हुई होगी या फिर 0.1 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई होगी HA की, इस तरीके से आपको यहाँ पे दी हुई हो सकती है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं जो कि आप आगे चल के पढ़ेंगे आयोनिक के केस में, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रॉन्ग होता,
ये अगर स्ट्रॉन्ग होता तो जो HA की जो कंसंट्रेशन दी हुई है वही कंसंट्रेशन जो आपकी H प्लस की भी कंसंट्रेशन होगी। तो इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आपका इस केस के लिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या बेस होगा तो H जो आपका कंसंट्रेशन एसिड और बेस का दिया हुआ होगा वही कंसंट्रेशन आपका इस केस के लिए भी होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आप H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लिए तो यहाँ से आप पीएच निकाल सकते हैं माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के फॉर्मूले से। एंड जब पीएच निकल गया तो आप फिर से पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 के फॉर्मूले से POH भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मान ले कि एक HCl दी हुई है एंड इसकी कंसंट्रेशन 0.01 दी हुई है तो ये आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, यानी यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन भी आपका क्या हो जाएगा 0.01। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो गया 10⁻⁻², यानी H प्लस की निकल गई तो यहाँ पे पीएच क्या आ जाएगा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, यानी पीएच की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 आ जाएगी HCl के केस के लिए। तो उम्मीद आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होगी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वेपर डेंसिटी के ऊपर में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड इसके लिए आप एक इक्वेशन याद रखेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है dt माइनस D0 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू D0। यहाँ पे अगर हम बात करें जो dt होता है ना, dt आपका होता है थ्योरेटिकल डेंसिटी एंड D0 जो होता है वो होता है आपका ऑब्जर्व डेंसिटी। क्या होता है, ऑब्जर्व डेंसिटी, जो वैल्यू आपको एग्जामिनेशन में इंट्रेंस में जो है दी हुई होगी। लेकिन अगर हम dt की बात करें तो dt का जो वैल्यू होता है वो होता है मोलिकुलर वेट बाय 2। जो भी आपको यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ होगा या फिर जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ होगा उसकी मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 से जो है आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी आपको क्या दिया हुआ होता है कि एक रिएक्शन उसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक रिएक्शन उसे मैंने रिवर्स कर दिया, एक रिएक्शन उसे मैंने रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उस केसेस में क्या होने वाली हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यूज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, एक रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड हो रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है एंड यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो आपको दिया हुआ है वो है K1। एंड इस केस में क्या हुआ, इससे मैंने क्या किया था, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे जो दूसरे रिएक्शन यानी B2 जब ए का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस केस में हमारा रेट कांस्टेंट क्या होगा, मतलब वो जो शुरू में हमारा रेट कांस्टेंट था उससे हमारा किस तरीके से रिलेशनशिप पे जुड़ा हुआ होगा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि यहाँ पे जो K1 है हमारा फर्स्ट के लिए एंड रिवर्स किया तो हमारा K2 हो गया। तो K2 का जो यहाँ पे होगा वैल्यू वो होगा 1/K1 के बराबर होगा, बिकॉज वही रिएक्शन को जो है हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। जस्ट लाइक आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में क्या दिया हुई हो सकती है कि रेट कांस्टेंट K1 के लिए आपको 2 दी हुई है, जस्ट लाइक तो जो उससे हम रिवर्स कर दिया तो उसकी रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगी, रिवर्स कर देंगे तो K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू वो वैल्यू आ जाएगी 0.5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा केस क्या होगा, इफ वी मल्टीप्लाइंग इट बाय एनी नंबर, किसी नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ए से बी की ओर प्रोसीड कर रहा है उसका रिएक्शन कांस्टेंट K1 एंड उसे हमने क्या किया 2A से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों साइड 2A 2 भी हो गया, यानी हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितना हमने मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके पावर में चला जाएगा, अगर हम मान ले कि फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 है एंड सेकंड के लिए जो आपका K2 है तो K2 का क्या हो जाएगा, जो K1 है उसका पावर में चला जाएगा, K2 इज इक्वल टू K1 का स्क्वायर चला जाएगा। जस्ट लाइक K1 अगर 2 है तो K2 हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको 4 टाइम्स हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप इस रिएक्शन को जो है A to B तो जा रहा है, ओके, इसे हमने क्या किया, ये हो गया 1/2, ये चला जा रहा है 1/2 बी में चला जा रहा है, तो ये K1 हो गया एंड ये K2 हो गया। तो इस केस में क्या होगा, K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जितना से मल्टीप्लाई कितना पावर में चला जाएगा, यानी K1 टू द पावर 1/2। इस चीज़ को आप इस जगह पे नोट कर लेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि आपको जो है रिएक्शन दी हुई होती है एंड आपको वहाँ पे टोटल रेट, यहाँ पे जो K है रेट कांस्टेंट, उस चीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे आप कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए A to B जा रहा है, B to C to D जा रहा है एंड E to F जा रहा है एंड तीनों के रेट कांस्टेंट जो है आपका K1 K2 K3 है। तो इस केस में जो है आपकी टोटल रेट कांस्टेंट जो आने वाली है, यहाँ पे ये K होगा नॉट K1, ये K जो होगा ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 के इक्वल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, K1 इंटू K2 इंटू K3 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये K होगा नॉट K1 होगा, ये K होगा, ओके, ये K होगा। तो यहाँ पे ये तीनों के मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज शो करती है। तो ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे बिकॉज आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपको यहाँ पे इस तरीके से रेट कांस्टेंट से ऊपर पूछे जाते हैं कि आपको K1 K2
K1 K2 एंड K3 डिवाइड बाय K4 इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या होगा इस तरीके से, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा तो वो मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताऊंगा। ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे इसे समझ लीजिए बस। ओके, तो अब हम बात करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट के ऊपर में बात करते हैं। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये मेनली क्या होता है, अगर एक रिएक्शन ए प्लस बी जो है इक्विलिब्रियम पे है एंड वो सी प्लस डी फॉर्म कर रहा है। ओके, ए मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी, इस तरीके से आपको रिएक्शन दिया हुआ है। तो इस केस में जो क्यू होता है, क्यू इज इक्वल टू आपको क्या होता है, सी इंटू कंसेंट्रेशन सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी एंड ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, इस तरीके से आपका ये रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो क्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये क्यू की वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। क्या होगी, क्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बिकॉज ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा रिएक्टेंट उतना ही ज़्यादा ये डिक्रीज होगा। अब एक केस मान लेते हैं कि के जो है ज़्यादा है, के ज़्यादा है क्यू से, यानी क्यू कम है। अब क्यू कम कब होगा, जस्ट मैंने बताया कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में जो है आपका क्यू कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ये है ये मोर देन ये हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी ये मोर देन है सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी ए से बी की ओर जा रहा है मान लीजिए, एंड ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन जाता है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो रिएक्शन किधर जाएगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर जाएगी। किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर चली जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका, अगर Q ज़्यादा है तो Q कब ज़्यादा होगा, जब C की वैल्यू ज़्यादा होगी तब Q ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे आपका C का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, यानी आपका जो ए से अगर बी जा रहा है तो यानी बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा। किधर आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका ये जाने वाला, यानी गोज बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा इस केस के लिए। तो उम्मीद आपको ये बात समझ आएगा। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार कि रिएक्शन क्वेश्चन होता है सी जो उस प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, एंड अगर Q की वैल्यू और कम है यानी A एंड B की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा रहेगी तो उस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एंड जब Q की वैल्यू ज़्यादा है तो यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो उम्मीद आपको ये बात जो है समझ आया होगा। अब एक केस हम मान लेते हैं कि जो K है वो इक्वल टू Q हो गया, तो इस केस में क्या होता है, इस केस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसे हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर में, ली चैटरलेस प्रिंसिपल के ऊपर में, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर के ऊपर में। जो Kp एंड Kc होते हैं, जो Kp एंड Kc होते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे कि Kp एंड Kc होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जो Kp एंड Kc होते हैं वो आपका जो होता है इंडिपेंडेंट होते हैं प्रेशर कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड से। इसलिए आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि Kp एंड Kc डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड होता है तो इन सभी चीज़ों के ऊपर में आप ये बात को जो है ध्यान रखेंगे कि आपका ये इस चीज़ों से जो है इंडिपेंडेंट होता है। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब वो क्या है कि आपको अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ए से बी बन रहा है, ओके, एंड यहाँ पे ए से यहाँ बी बन रहा है एंड यहाँ पे हीट आपकी निकल रही है। तो इस केस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक के केस के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। किधर जाता है, बैकवर्ड जाता है। एंड ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, फॉर एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मूव्स टुवर्ड्स, किधर मूव करेगा, तो आप सिंपली वहां पे कहेंगे कि वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड फॉर एंडोथर्मिक के लिए रिएक्शन सिंपली जो है फॉरवर्ड जाएगा। किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे। जस्ट अगर मैं बात करूँ कि एंडोथर्मिक के लिए बात करूँ, एक रिएक्टेंट ए है यानी इसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये रिएक्शन जो है ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन बी की ओर मूव करना चाहेगा, यानी ये आर फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा। सिंपली एक्सो यानी बैकवर्ड एंड एंडो यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर ये मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें अगर हम इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, एंड ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो आप न्यूमेरिकल आपको ये पूछे जाते हैं तो इस इक्वेशन को याद रखेंगे, जो log Kp2 बाई Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा H बाई 2.303 R T2 बाई T1 T2 माइनस T1 बाई T1 T2, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू Kp1 Kp2 की वैल्यू दी हुई हो सकती है एंड टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई हो सकती है, एंड आपको सिंपली यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू जो है आपको यहाँ पर निकालने के लिए पूछा जा सकता है। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है इस रिएक्शन में कि
टू जो है 5 टाइम्स ऑफ KP1 है, 2 टाइम्स ऑफ KP1 है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इस इक्वेशन को जो है आप याद रखेंगे। ये जो है log KP2 बाई KP1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई 2.303 और T2 माइनस T1 बाई T1 T2। इससे जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। एंड यहाँ पे एक ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर log KP2 बाई KP1 एंड 1/T जो ये टेम्परेचर को अगर हम 1/T मान ले, इनके बीच हम अगर हम ग्राफ खींचे तो ये सिंपली हो जाएगा y इज इक्वल टू mx का इक्वेशन ग्राफ हो जाएगा। एंड ये सिंपली जो है स्ट्रेट लाइन चला जाएगा जिसकी स्लोप जो है डेल्टा एच बाई 2.303 आर है हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये दोनों चीज़ों को। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिससे जो आपको एग्जामिनेशन में आपने बहुत बार क्वेश्चन देखे हैं एंड मैंने आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सॉल्व भी कराए हैं। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट में क्या होता है, रेट जो होता है ना, रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट के थ्रू जो है कभी भी चेंज नहीं होता। रेट कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ रेट को जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है एक कैटलिस्ट। ये बात आप याद रखेंगे कि किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, कभी भी जो है वो रेट कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता है। एंड अब हमारा यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे बचता है, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर रिएक्शन क्वेश्चंस के ऊपर में अगर हम इससे बात करें या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, बिकॉज जो क्यू था आपका, क्यू था क्या, कंसंट्रेशन C D मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड AB था, एंड KC भी तो इसी के इक्वल था। KC भी आपका इसी के इक्वल था। यानी अगर हम यहाँ पे रिएक्शन क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT/ln/Q। एंड ये इक्वेशन आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि डेल्टा G जो होता है वो आपका 0 हो जाता है एट इक्विलिब्रियम पे। यानी आप कह सकते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT/ln/Q हो जाता है। ठीक है, एंड आपको पता है इक्विलिब्रियम पे Q इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे Q इज इक्वल टू आपका K होता है। यानी आप यहाँ पे डेल्टा G इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस RT/ln/K, माइनस RT जो है आप यहाँ पे ln/K लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनसे जो आपको मेनली जो है आपको एंट्रेंसेस में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।